गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट में अभी तक हमने स्टार्टिंग करी थी सड़क परिवहन में हम उसके बाद हमने रेल परिवहन की बात की। रेल परिवहन के बाद हमने पिछले वाली क्लास में बात की थी वायु परिवहन की, कि एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो विश्व में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए सबसे तीव्रतम साधन है, सबसे नया साधन है और महंगा साधन के रूप में है। यानी ऐसी वस्तुएं जिनको हम तीव्र गति से कहीं पहुंचाना चाहें तो वहां इसके ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है। अब यहाँ बात आती है कि ट्रांसपोर्टेशन में स्पेशली जो डायमंड होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। फिर हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था कि ग्रीन एयरपोर्ट क्या होते हैं? वे एयरपोर्ट जहाँ पे कम से कम कार्बन उत्सर्जन का काम किया जाए ताकि उनकी ग्रीनरी बनी रहे, पर्यावरण की दृष्टि से वो सकारात्मक हो। इस तरह के एयरपोर्ट की बात हमने की। और इन एयरपोर्ट्स में हमने सबसे पहले देखा कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में हैदराबाद के अंदर बना हुआ है। हैदराबाद के अलावा जोधपुर में यहाँ ये है। इसके अलावा संभावित जहाँ संभावना है इनको ग्रीन एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है सिक्किम में वेरुयांग हवाई अड्डा, जो कि लगभग 309.46 करोड़ रुपए की लागत से इसको ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे में कन्वर्ट किया जा रहा है। चेतु जो कि नागालैंड में है और ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के अंतर्गत इनके संभावित है कि इनको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि यहाँ पे ये पूरा इस फील्ड के अंतर्गत आ जाए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बनता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं कौन कौन से, उनके नाम क्या है और कहाँ स्थित है। हमारे एग्जाम में जो प्रश्न बनता है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम बताइए, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है तो चार में से कोई एक नहीं होगा तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली में कौन सा है, मुंबई में कौन सा है, कोलकाता में कौन सा है, चेन्नई में कौन सा है। ये महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं जो कि कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनते हैं। दिल्ली में जो हवाई अड्डा उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी। प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहते हैं? न्यू दिल्ली में। तो दिल्ली में जो हवाई अड्डा उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद में कोलकाता के अंदर जो दूसरा महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, जिसे पहले दमदम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था, उसके बाद में जो हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे इसको अब परिवर्तित कर दिया गया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ है? कोलकाता में। फिर उसके बाद में मुंबई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे पहले सांता क्रूज के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में किनका दबदबा रहा? छत्रपति शिवाजी का। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई के अंदर, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर चेन्नई में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है मीनाम्बकम हवाई अड्डा, चेन्नई में। तो हमें इन चार हवाई अड्डों के नाम याद रखने हैं ताकि हम अगर एग्जाम में प्रश्न आए तो उसको अच्छे से सॉल्व आउट कर सकें। साथ ही इसके अलावा और कहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? अहमदाबाद में, हैदराबाद में, बेंगलोर, जयपुर, यहाँ पर भी ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। यानी राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है, क्योंकि यहाँ से फ्लाइट्स आउट ऑफ इंडिया जाने लगी। पहले नहीं जाती थी लेकिन अब यहाँ शुरू हो गई। अब यहाँ बात करें कि जब ये हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की या इनकी बात करते हैं तो हमें मानचित्र में उनकी स्थिति ध्यान होनी चाहिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा कहाँ स्थित है। तो आपके जहनुम में हमेशा ये इंडिया का मैप बना रहे कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से बना पाएंगे। मैंने एक रफ स्केच तैयार किया है। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो पहला जो दिल्ली हवाई अड्डा वो कहाँ आएगा? ये सेंट्रल में, यहाँ पे ये दिल्ली वाला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात करें कोलकाता का, तो ये कोलकाता यहाँ पश्चिम बंगाल इस जगह आ जाएगा। सांता क्रूज यहाँ, और ये चेन्नई वाला मीनाकम यहाँ। तो यानी ये चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। जब हम बात करते हैं वायु परिवहन की तो भी ये चार महत्वपूर्ण स्थान है, और स्थल परिवहन की बात की तब भी हमने सड़कों के परिवहन में पढ़ा। तो इन चारों महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने के लिए गोल्डन ट्रायंगल योजना बनाई गई। अब बात आती है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय ये वायु परिवहन अधिक विकसित हो पाया, क्यों हो पाया? या अगर एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से आ जाता है कि क्या कारण है कि भारत में वायु परिवहन का विकास संभव हो पाया, जबकि हम छोटे देशों की बात करें, नेपाल वहां इतना संभव नहीं हो पाया, भूटान में इतना विकसित नहीं हुआ जितना भारत में विकसित हुआ। तो यहाँ कंपैरेटिवली जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमें किसी भी कंसेप्ट को समझने में सहायक होते हैं। पहली,
जब भी बात आती है कि भारत में वायु परिवहन क्यों विकसित हो पाया, विशाल आकार, भारत का विशाल आकार है, यानी भारत को अगर हम देखें लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से लंबा चौड़ा देश है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समय लगता है, उस समय की दूरी को कम करने के लिए वायु परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। जो देश छोटा है ऑलरेडी, जहां अगर बसों के द्वारा ही हम 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, तो वहां हम वायु परिवहन का इस्तेमाल करके कितना टाइम मिनिमाइज कर पाएंगे, और वहां फिर वो वायु परिवहन इतना सफल नहीं हो पाएगा। तो भारत में वायु परिवहन सफल होने के पीछे पहला कारण विशाल आकार यानी भारत की विशाल आकृति। दूसरा है विश्व के प्रमुख मार्गों पर स्थित, यानी अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों की अगर हम बात करें, चाहे वो लंदन से आने वाला प्लेन हो, तो उसको बीच में मार्ग में रुकने के लिए ये भारत एक ऐसी स्थिति पे, लोकेशन पे है कि अगर हम कहें तो समुद्रिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थिति पे है और वायु परिवहन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दृष्टि से है। जस्ट हिमालय के ऊपर की तरफ जेट धाराएं चलती है। जेट धाराएं वायुमंडल में चलने वाली वे हवाएं जो कि तीव्र गति से चलती है। जब लंदन से इधर फ्लैट कोई प्लेन आता है तो वो क्या करते हैं, जेट धाराओं में डाल देते हैं उस प्लेन को, तो वो तीव्र स्पीड से, क्योंकि वायुमंडल में ऑलरेडी हवाएं चल रही है, तो वहां वो तीव्र स्पीड से आता है, यानी वहां वो ईंधन की बचत कर लेते हैं इससे, और फिर जैसे ही भारत के पास पहुंचे उन हवाओं से बाहर निकल के लैंड करवा देते हैं यहाँ। तो विश्व के प्रमुख वायु मार्गों पर स्थित होने के कारण भारत में वायु परिवहन अधिक विकसित हो पाया है। फिर यहाँ वायुयान निर्माण हेतु सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो एल्यूमिनियम, और जो वायुयान के ग्लास होते हैं, जो कांच होते हैं, वो बनते हैं अभ्रक से। तो भारत में अभ्रक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और दूसरा एल्यूमिनियम, जैसा कि हमने उद्योग का जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम, तो यहाँ बॉक्साइट तत्व की पर्याप्त मात्रा है, यानी जितना वायु परिवहन के लिए जरूरत होती है उसके तुलना में वहाँ पे हमारे यहाँ कंपेरेटिव दृष्टि से एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण वायुयानों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। साथ ही यहाँ हम कहें कि पर्याप्त तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, धीरे धीरे यहाँ इंडिया में डेवलप होती जा रही है। अगर हम कहें पहले हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, हम तकनीकी ज्ञान से पिछड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे तकनीकी ज्ञान में हम सुपीरियर से सुपीरियर होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज्ञान बढ़ रहा है वैसे वैसे परिवहन के साधनों में इम्प्रूवमेंट होता आ रहा है। चाहे हम रेल परिवहन की बात करें, पहले रेलें भाप के इंजन से चलाई जाती थी, फिर कोयले के जगह डीजल इस्तेमाल होने लगा, और वर्तमान में अगर हम कहें तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी, और अब इलेक्ट्रिसिटी के बजाय बुलेट ट्रेन शुरू हो गई है और मेट्रो। ये सारा सिस्टम पूरा का पूरा ध्वनि लेस और साथ ही पर्यावरण के अनुकूल रूप से हो रहा है। ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाया। तो टेक्नोलॉजी होने के कारण यहाँ वायु परिवहन अच्छा विकसित हो पा रहा है। फिर है समतल और कठोर भूमि। जब हम बात करते हैं कि एयरपोर्ट बनाए जाएं तो एयरपोर्ट के लिए कठोर भूमि होनी चाहिए और समतल प्लेन, लंबे एरिया में प्लेन होना चाहिए, क्योंकि जब एरोप्लेन उतरता है तब भी उसको लंबा रनअप चाहिए और फ्लाई करने के लिए भी लंबा रनअप चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर जमीन कठोर नहीं होगी तो क्या होगा, जब वो प्लेन एकदम लैंड करेगा तो उसमें जमीन में खड्डा होने के चांसेस बनते हैं और साथ ही प्लेन को नुकसान होने की स्थितियां रहती। लेकिन यहाँ हमारे भारत में दोनों स्थितियां अनुकूल है, समतल भूमि भी है और कठोर भूमि होने के कारण एयरपोर्ट आसानी से बनाए जा सकते हैं और वो अच्छे से अपना कार्य संपादित कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है विशाल जनसंख्या। भारत की अगर हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर का स्थान है। तो यहाँ एक लार्ज लेवल पे पॉपुलेशन होने के कारण पॉपुलेशन ट्रांसपोर्टेशन में उसको ये मदद करता है कि जब हम कहें बसों में भीड़ होती है तो लोग क्या करते हैं, ट्रेन का सफर करना पसंद करते हैं। लेकिन बसों और ट्रेनों दोनों में भीड़ होती है और व्यक्ति को कहीं जाना है तो फिर वो ऐसी स्थिति में वायु परिवहन का सहयोग लेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें, भारत में पर्याप्त जनसंख्या होने के कारण, विशाल जनसंख्या क्षेत्र होने के कारण यहाँ ये परिवहन के साधन भी तीव्र गति से विकसित हो पा रहे हैं और वायु परिवहन भी इसीलिए विकसित हो पा रहा है। साथ ही आता आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल कंडीशंस। इकोनॉमिकल कंडीशंस ये कहती है कि वायु परिवहन की यात्रा करने के लिए, यानी एरोप्लेन की यात्रा करने के लिए इकोनॉमिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, उसके पास पैसा होना चाहिए। और भारत अगर हम कहें विकासशील देशों से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में बढ़ रहा है, यानी यहाँ लोगों की जीवन स्तर उच्च होता जा रहा है। तो इन लोगों के पास जब पैसा आना शुरू होगा, इकोनॉमिक रूप से वो स्ट्रांग होंगे, तो वो अपने समय की बचत के लिए वायु परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जब हम कहें वायु परिवहन चल रहा है और वहाँ पर्याप्त कस्टमर नहीं होंगे तो क्या होगा, एरोप्लेन्स कैंसिल करनी पड़ेगी, यात्राएं रोकनी पड़ेगी। लेकिन भारत में विशाल जनसंख्या और सक्षम जनसंख्या होने के कारण
जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो सुचारू रूप से चल रहा है। साथ ही विशाल पर्यटन, यानी अगर हम बात करें पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिया गया। इसको उद्योग का दर्जा इसलिए दिया गया कि अगर हम बात करें एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इंडिया में अगर देखा जाए तो फॉरेन से जो पब्लिक आती है उसको यहाँ इतने टूरिस्ट प्लेस है कि उसको पूरा 1 से 2 महीना निकल जाए, उससे ज़्यादा भी समय अगर वो रहे तो पूरा इंडिया नहीं घूम पाएगा। यहाँ अगर हम बात करें, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दिल्ली के अंदर लाल किला, कुतुब मीनार, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखने को है यहाँ। साथ ही जयपुर की जब बात करें तो पिंक सिटी के रूप में ये अपने आप में अपनी हिस्टोरिकल महत्व रखता है। मुंबई की अगर बात करें तो गेट ऑफ इंडिया, और इसके अलावा यहाँ काफ़ी कुछ अच्छे प्लेसेस हैं, कोलकाता, काली का मंदिर, फिर साथ ही चेन्नई वगैरह। तो हम यहाँ बात करें जितने भी हवाई अड्डे जो बने हुए हैं वो हवाई अड्डे विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं, क्योंकि किसी विदेशी पर्यटक को अगर कहीं घूमने जाना है तो वहाँ अगर एरोप्लेन की सुविधा है तो वो अपने फॉरेन से फ्लाइट लेगा और यहाँ पहुँचा और पूरा उसने टूरिस्ट प्लेस को देखा और वापस बाई प्लेन निकल जाता है। तो जब हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं, तो इसका जो सही जवाब आता है जयपुर। क्यों आते हैं? क्योंकि विदेशी पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे ही आएंगे और राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर है, इसलिए जयपुर में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। तो ये हमने बात की वायु परिवहन की कि किस प्रकार विभिन्न तत्वों ने भारत में वायु परिवहन को विकसित करने के लिए विभिन्न दशाएं उपस्थित की। तो ये एग्जाम में प्रश्न जरूरी नहीं कि ऐसा ही पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए अनुकूल दशाएं लिखिए। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर्याप्त मात्रा में विकसित हो पाए, कथन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ व्याख्या में इन्हीं बिंदुओं की हमें एक्सप्लेनेशन करना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जल परिवहन पर, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता परिवहन है। सबसे सस्ता क्यों है? पहली चीज, इसके निर्माण में कोई खर्चा नहीं आता। सड़क परिवहन में हमें सड़क बनाने में खर्चा आएगा, रेल परिवहन में हमें रेलवे के जो ट्रैक बिछाने में खर्चा आएगा, एयरपोर्ट वायु परिवहन में अगर हम कहें तो वायु परिवहन में भी हमें हवाई अड्डा बनाने का खर्चा आएगा, ज्यादा नहीं तो कम से कम वो इतना खर्चा आएगा। लेकिन जल परिवहन में कोई खर्चा नहीं आता, क्योंकि चाहे नदियों में आपको परिवहन करना हो चाहे समुद्र में, आपको यहाँ बनाने का कोई लागत नहीं आती। सिर्फ अपनी जहाज बनाओ, उतारो और अपना ट्रांसपोर्टेशन शुरू। दूसरा, इसके रखरखाव का कोई खर्चा नहीं होता है। सड़कों की रखरखाव के लिए हमें समय समय पर जैसे ही बारिश हुई उसके बाद में उसकी मरम्मत करवानी पड़ती है। इसी के साथ अगर हम हवाई अड्डों की बात करें तो हवाई अड्डों की भी हमें मरम्मत करवानी पड़ती है। रेलवे है तो रेलवे के ट्रैक वापस समय समय पर देखने पड़ते हैं, तो उसमें रखरखाव का खर्चा आता है। जबकि यहाँ बनाने का कोई खर्चा नहीं, रखरखाव का कोई खर्चा नहीं, और साथ ही ये सुगम है, सस्ता है, सुगम है, आसानी से उपलब्ध है। विश्व में अगर हम बात करें तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि केप ऑफ गुड वाले मार्ग से, चाहे हम बात करें ब्रिटेन और लंदन या अफ्रीका से आने वाले जो भी जहाज होते हैं, वो जब जापान की तरफ जाते हैं तो रास्ते में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पे ही भारत की स्थिति होने के कारण ये यहाँ पे आसानी से हमें ये जो बंदरगाह है बहुत अच्छे विकसित हुए हैं। फिर हम आगे बढ़े कि यहाँ सस्ता परिवहन है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि छोटे प्रश्न के रूप में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, तो इसका सही उत्तर तो जल परिवहन है। लेकिन अगर हम ये 1 नंबर का है और इसके साथ अगर हम ये लिखते हैं कि जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है क्योंकि इसके रखरखाव और इसके मरम्मत में कोई खर्चा नहीं आता। जब आप अपने उत्तर को ऑथेंटिक तरीके से देना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि एग्जामिनर के पास कहीं भी ये चांसेस नहीं होता कि वो आपका आधा नंबर भी काटे। तो हम हमारे विषय में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करेंगे तो 100% हमें वो अंक मिलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम, भारत में जो जल परिवहन है उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। भारत में जल परिवहन प्राचीन समय से चला आ रहा है। इसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं? इसके प्रमाण के रूप में जो 2 व्यक्ति हैं, मेगस्थनीज और एरियन, मेगस्थनीज और एरियन जो कि विदेशी यात्री थे, भारत में आए, दरबार में आके रहने लगे। इन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में लिखा है कि भारत में जल परिवहन उपलब्ध था, यानी प्राचीन समय से यहाँ विद्यमान था। तो जब ये विद्यमान था, जैसे ही प्रमाण मिलता है तो हम उस बात को साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाँ यहाँ ऐसा ही हुआ था या इस तरह के यहाँ परिवहन थे। अब फिर इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है, भारत में व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है?
भारत व्यापारिक जहाज रानी बेड़े की दृष्टि से विश्व में 16वीं पोजीशन पे है, 16वें स्थान पे है, यानी 16वीं नंबर पे इसका नंबर आता है। अब बात आती है कि भारत में जो जल परिवहन है वो कहाँ कहाँ किन किन एरिया में होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज बनती है कि हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से एरियाज में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। यहाँ अगर हम कहें जल परिवहन, तो जल परिवहन को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है आंतरिक परिवहन। आंतरिक मतलब वह परिवहन जो भारत के अंदरूनी भागों में होता है, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय या बाह्य परिवहन। तो यहाँ हम आंतरिक परिवहन को राष्ट्रीय भी कह सकते हैं कि अंदर राष्ट्र के अंदर होने वाला, और यहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय यानी बाह्य विदेशों के साथ होने वाला परिवहन। अब यहाँ भारत में कहाँ कहाँ परिवहन होता है, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन से एरियाज में होता है। तो यहाँ जो आंतरिक परिवहन होगा, सबसे पहले हम इसे परिभाषित इस तरह से करेंगे कि भारत के अंदरूनी भागों में जल परिवहन जो इस्तेमाल किया जाता है उसे आंतरिक परिवहन कहते हैं। यह परिवहन नदियों, नहरों और झीलों के अंदर मुख्य रूप से किया जाता है, यानी स्पेशली रिवर्स होंगे, कैनाल्स होंगे, यहाँ पे ये किया जाता है। लेक के अंदर जो होता है वो सिर्फ टूरिस्ट पर्पस से होता है कि पर्यटन की दृष्टि से जब कोई लोग आते हैं तो उनको भ्रमण के लिए, जैसे हम कहें कि कायलाना लेक के अंदर जो परिवहन होता है, तो इसके अलावा उदयपुर वाली लेक्स है वहाँ पे, तो ये इस तरीके से ये परिवहन करवाया जाता है। तो यहाँ जो परिवहन होता है मुख्य रूप से अगर हम कहें तो कहाँ कहाँ होता है आंतरिक परिवहन, गंगा और उसकी सहायक 17 सहायक नदियों में नौका परिवहन होता है। तो गंगा रिवर्स कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, हिमाद्री से ये गोदावरी, भागीरथी और अलकनंदा के संयोग से बनती है, ऋषिकेश में उतरती है और फिर ये हरिद्वार और इस तरह से बहती हुई आगे जाती है। तो गंगा और उसकी सहायक नदी जो कि समतल भूभाग में जहां बहती है वहां नौका परिवहन किया जाता है, वहां नावों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का काम होता है। दूसरी जो रिवर है वो सिंधु और उसकी 13 सहायक नदियां। सिंधु रिवर की अगर हम बात करें तो ये मानसरोवर से निकलती है, फिर यहाँ से बहती हुई पाकिस्तान के अंदर बहती है मुख्य रूप से। तो इसकी जो अन्य 13 सहायक नदियां वहां पर भी जल परिवहन का काम होता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे तो नौका परिवहन वर्तमान में भी हो रहा है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ ये परिवहन होता था पहले, तो वहां इसमें आता है ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र यानी ये यहाँ से इधर निकलती है, इसे सांगपो कहते हैं, और यहाँ भारत में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र में डिब्रूगढ़ करके एक प्लेस है, वहां पे स्टीमर चलाए जाते थे। स्टीमर यानी जो कि इंजन डीजल की सहायता से, इंजन की सहायता से चलने वाले, स्पीड से चलने वाले वो यान कहलाते हैं। तो डिब्रूगढ़ में और गंगा में पटना तक, गंगा नदी में ये पटना तक जाते थे, पटना और उसके आगे तक। इसके अलावा यमुना में ये कहाँ तक जाते थे, यमुना नदी में आगरा तक ये स्टीमर चलाए जाते थे। लेकिन अब इनको क्या कर दिया गया है, इन्हें बंद इसलिए किया गया क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है और साथ ही जल प्रदूषण भी हो रहा था। तो इस स्थितियों में इनको क्या कर दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया। पहले ये बहुत अधिक मात्रा में थे, अब इनकी संख्या लगभग बंद के करीबन कर दी है। इमरजेंसी में होती है तो इस्तेमाल किया जाता है, बाकी इनका उपयोग नहीं हो रहा है। फिर इंपॉर्टेंट बनता है आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन की अगर हम बात करें तो भारत में कुल कितना जल परिवहन है, भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर एरिया है जो आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत आता है। यहाँ 500 किलोमीटर्स, यानी जो जितनी भी रिवर्स हैं कहाँ कहाँ कितना होता है उसको सारे को क्या किया है, कैलकुलेट करके बताया गया है कि 14,500 किलोमीटर जल मार्ग के अंतर्गत आंतरिक जल परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। और नदियों में कितना होता है, रिवर्स कितनी यूज होती है, रिवर्स का किलोमीटर है 3,700 किलोमीटर। ये नौकागम्य एरिया है। फिर इंपॉर्टेंट बनते हैं कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर नौकाएं चलती है। सबसे पहली चीज राजस्थान में चलती है। राजस्थान में नौका परिवहन नहीं होता, सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से जहां झीलें हैं वहां पे नौकाएं चलती है, वो लोग घूमने के लिए होता है। लेकिन परिवहन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं, सबसे पहला आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे गंगा, यमुना इनकी सहायक नदियां बहती है, तो वहां पे। दूसरा जो मुख्य राज्य आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे कि गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती है। फिर है आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में ये आता है। इसके अलावा असम जो कि हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स में आता है, केरल, बिहार और उड़ीसा। इन राज्यों में मुख्य रूप से
आंतरिक जल परिवहन होता है। तो यहाँ जब हम आंतरिक जल परिवहन का जब भी जिक्र करेंगे हमारे आंसर में, तो हम क्या करेंगे, इन राज्यों का जिक्र जरूर करें कि भारत में इन राज्यों में आंतरिक जल परिवहन होता है। फिर जो इम्पोर्टेंट बनता है, इसमें महत्वपूर्ण बात आती है, जल मार्ग के लिए 27 अक्टूबर 1986, 27 अक्टूबर 1986 में भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विकसित किया गया। यानी इंडियन जो नेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो एक पॉलिसी बनाई, एक सिस्टम डेवलप किया गया, उसका नाम है भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इस प्राधिकरण के आधार पर इसने क्या किया, जैसे हमने रोड प्राधिकरण की बात की तो उसने सड़कों के निर्माण के लिए काम किए, तो इसने भी जल परिवहन को विकसित करने के लिए कार्य किए। जल परिवहन को विकसित करने में 6 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों की बात आती है कि ऐसे जो 6 महत्वपूर्ण, जैसे हमने हाईवे पढ़े थे नेशनल हाईवे, वैसे ही यहाँ 6 राष्ट्रीय आंतरिक जल मार्गों की बात की गई है। पहला कहां पे है, गंगा नदी में। गंगा नदी में कौन से 2 एरिया को मिलाता है, गंगा नदी में हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक 1620 किलोमीटर का लंबा यात्रा करता है। तो ये पहला राष्ट्रीय जल मार्ग है, गंगा नदी हल्दिया से इलाहाबाद। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, ब्रह्मपुत्र नदी में धुबरी से सादिया तक, धुबरी से सादिया 2 जगह इनको मिलाता है। इसका किलोमीटर है 891 किलोमीटर। उसके बाद जो तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग आता है वो है केरल में चंपाकार नहर, यानी यहाँ ये रिवर में नहीं होके कैनाल में है, चंपाकार नहर है, वहां पे 14 किलोमीटर आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर चौथे नंबर पे जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग है वो है पश्चिमी तट नहर। पश्चिमी तट नहर जो भारत के पश्चिमी घाट के इस तरफ ये बनी हुई है। इस पश्चिमी तट नहर में कोल्लम और कोटाकोरम खंड तक 168 किलोमीटर तक ये आंतरिक जल परिवहन करवाता है। इसके अलावा केरल में जो है उद्योग मंडल नहर, यहाँ पर भी आंतरिक जल परिवहन होता है। ये भी कैनाल में है, एक नहर में होता है। उद्योग मंडल नहर जो केरल में है लगभग 22 किलोमीटर तक जल परिवहन में काम में आती है, और असम में भागा से लखीपुर तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि वायु परिवहन के महत्वपूर्ण कौन कौन से प्लेस थे, किस तरह से हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है। फिर इसके अलावा हमने ये चीज़ भी देखी कि जल परिवहन के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से जो जल परिवहन है उनको हमने 2 भागों में बांटा, आंतरिक और बाह्य परिवहन। आंतरिक परिवहन में कौन कौन से राज्यों में ये होता है। फिर इसके साथ हमने ये पढ़ा कि महत्वपूर्ण 6 राष्ट्रीय जो जल परिवहन के मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं। कल वाली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि आंतरिक परिवहन के विकास में कौन कौन सी सुविधाएं हैं यहाँ पे और कौन कौन सी बाधाएं हैं। बाधाओं में जैसे अगर हम कहें दक्षिण भारत में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में नदी बहती है तो वहाँ पे जल परिवहन नहीं हो पाता है, तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार किसी एरिया विशेष में ये जल परिवहन क्यों डेवलप हुआ और बाकी जगह क्यों डेवलप नहीं हो पाया। तो इसकी सुविधाएं और बाधाओं वालों के साथ ही कल वाली क्लास में हम ये देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए कौन कौन से मार्ग हैं। थैंक यू।